Hello students, welcome back to Physics NEET JEE. In the continuation of relative velocity आगे हम देखेंगे कि हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं. एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्कूल में तो आपको क्या लिखना है, तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग. इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. इसी को अगर हिंदी में बोलें तो वस्तु बी के संबंध में वस्तु ए का सापेक्ष वेग वस्तु बी के संबंध में वस्तु ए की स्थिति में परिवर्तन की दर है. इसी को आप जब भी आप ये डेफिनेशन लिखोगे, ये परिभाषा लिखोगे, उसी के नीचे आप लिखोगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, वी बी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए. जिसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है उसे हमेशा बाद में लिखते हैं, ठीक है. इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, ठीक है, वेक्टर साइन लगा दोगे. और हिंदी में अगर इसी को लिखोगे तो वस्तु बी का सापेक्ष वेग किसके संबंध में? वस्तु ए के संबंध में, ठीक है, ये लिखोगे. और इसी को अगर उल्टा बोल दूं मैं, ये लिख लो. इसके बाद अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी बोल दूं और यहां पर वस्तु ए का सापेक्ष वेग वस्तु बी के संबंध में, तो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग? बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है. किसके संबंध में देख रहे हैं? बी के संबंध में. तो अब यहां पर हम बी को बाद में लिखेंगे, जिसका देख रहे हैं उसको पहले लिखेंगे. तो जिसका रिलेटिव वेलोसिटी देखना होता है उसको लिखते हैं माइनस जिसके सापेक्ष, जिसके रिलेटिव में देखना होता है, जिसके रेस्पेक्ट में देखना होता है उसका वेलोसिटी लिखते हैं. तो आप डेफिनेशन लिखने के बाद ये लाइन चिपका दोगे एग्जाम में, ठीक है. इट्स ऑल अबाउट कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है. मूविंग अहेड, जैसा कि मैंने बोला था कि इट्स ऑल अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे. दो स्टैंडर्ड टाइप के सवाल आते हैं आपके एग्जाम्स में. पहला है मैन इन रेन प्रॉब्लम, बारिश और आदमी वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो, कि अगर मैं कुछ स्पीड से चल रहा हूँ और बारिश कुछ स्पीड पे किसी डायरेक्शन पे गिर रही है तो मेरे रिलेटिव या मेरे सापेक्ष बारिश की स्पीड क्या है, बारिश की वेलोसिटी क्या है, वो हम सॉल्व करेंगे. दूसरा है रिवर बोट प्रॉब्लम, नदी और नाव वाली समस्या. बट इन दोनों प्रॉब्लम्स पे जंप करने से पहले एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा मैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हिंदी में क्या बोलोगे आप इसे? घटाना, ठीक है, सदिशों का घटाना, सदिशों का अंतर. आपने समेशन तो पढ़ा है, दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है, दो सदिशों को कैसे जोड़ना है, योग निकालना है, वो तो आपने पढ़ लिया. त्रिभुज वाला नियम, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, समांतर चतुर्भुज वाला नियम, पॉलीगन लॉ, बहुभुज वाला नियम, ठीक है. लेकिन अगर दो वेक्टर्स को हमें घटाना पड़ गया, और मल्टीप्लिकेशन भी आपने सीख लिया, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, है ना. अब अगर दो सदिशों को घटाना है तो कैसे करोगे? देखो, मान लो कि ये एक सदिश है ए और ये है आपका दूसरा सदिश बी. एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है. मैं बोल रहा हूं कि फाइंड ए प्लस बी. आप क्या करते हो? बी की टेल को ए की हेड पे रख दिया, यही किया, और फिर बी ए की टेल से स्टार्ट करते हुए बी के हेड पे लेके बोल दिया ये है रिजल्टेंट, ये है हमारा परिणामी सदिश, त्रिभुज वाले नियम के हिसाब से, ठीक है. चतुर्भुज वाले नियम के हिसाब से करोगे तो बी की टेल को ए की टेल पे रखोगे, ठीक है, और फिर जो डायगोनल होगा, जो विकर्ण होगा, वो दे देगा अपना रिजल्टेंट. लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि a माइनस बी निकालो बेटा, क्या करोगे? बहुत सिंपल सा है. क्या आपने ये पढ़ा है कि 4 माइनस 2 को मैं 4 प्लस ऑफ माइनस 2 लिख सकता हूं, ठीक है. तो क्या मैं a माइनस बी को a प्लस माइनस ऑफ बी लिख सकता हूं? ठीक है. अब किसी वेक्टर में निगेटिव साइन अगर लगा दें हम तो इसका क्या मतलब हो जाता है?
उस वेक्टर का अपोजिट वेक्टर मिल जाता है। और जब हम अपोजिट वेक्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वही मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन उल्टी। तो जैसे ये बी वेक्टर है अगर, तो माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहां भी मैं ऐसे बी वेक्टर बना दूं अगर, ठीक है, तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड, हेड की जगह टेल, टेल की जगह पे हेड। बोलो ठीक है। अगर ये बी वेक्टर है तो क्या ये माइनस बी वेक्टर है? क्यों? क्योंकि जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये भी है, मैग्नीट्यूड सेम है, परिमाण दोनों का सेम है, लेकिन जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो बी की ऐसे थी और माइनस बी की ऐसी हो गई, उल्टी। तो जब किसी वेक्टर का हम निगेटिव वेक्टर निकालते हैं तो कुछ नहीं होता, सिर्फ एक चीज़ बदलती है, वो भी ऐसे बदलती है कि उल्टी हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। डायरेक्शन ऊपर थी तो नीचे हो जाएगी, दाएं थी तो बाएं हो जाएगी, इनटू द प्लेन थी तो आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगी। ठीक है, तो दिशा बदल गई। अब आपको क्या करना है कि a प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, मतलब कि आपको दो ऐसे सदिशों का योग निकालना है जिसमें से पहला सदिश है a वेक्टर, दूसरा सदिश है माइनस बी वेक्टर। दो ऐसे वेक्टर्स को आपको सम करना है जिसमें से पहला वेक्टर है a वेक्टर और दूसरा वेक्टर है माइनस बी वेक्टर। तो ठीक है, a वेक्टर तो यही है और माइनस बी वेक्टर क्या है, ये है, तो a की हेड पे माइनस बी वेक्टर की टेल को रख दिया। बोलो ठीक है। अब a की टेल से b के हेड को मिला दूं, ये हो जाएगा हमारा r डैश वेक्टर, ये हो जाएगा परिणामी सदिश a प्लस ऑफ माइनस बी का या a माइनस बी का। ठीक है, तो ये था हम कैसे वेक्टर्स को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, a वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप और b वेक्टर इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 6k कैप। फाइंड करना है a वेक्टर माइनस b वेक्टर। क्या करोगे, वही a वेक्टर माइनस b वेक्टर को मैं a प्लस माइनस b लिख सकता हूं। ठीक है, तो a वेक्टर जैसा था वैसा लिखोगे, प्लस माइनस b करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b वेक्टर को, राइट। तो माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5i कैप, ये भी माइनस 6k कैप, तो इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 7i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। ये है आपका a वेक्टर माइनस b वेक्टर। बोलो ठीक है। अब यही अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालना होता तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5i कैप प्लस 6k कैप। क्या हो जाता, 5i माइनस 2i 3i हो गया, 4j 6k प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। देखो डिफरेंस है कि नहीं दोनों में, ये a प्लस बी है, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, दोनों में अंतर है कि नहीं। i कैप का कंपोनेंट चेंज हो गया बिल्कुल, ठीक है, j कैप वाला वही है और k कैप वाला भी उल्टा हो गया। क्लियर है। तो ये इसे बोलते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने रिलेटिव वेलोसिटी में एकदम बीच में कहाँ से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स घुसा दिया, पहले भी तो पढ़ा सकता था। बिल्कुल पढ़ा सकता था, लेकिन फिर एप्लीकेशन कहाँ करते। अभी बताया, अभी एप्लीकेशन करोगे, फटाफट दिमाग में मस्त चपक जाएगा। ठीक है, तो देखो अब आते हैं बारिश और इंसान की जो समस्या है, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम। क्या है ये समस्या? क्या होता है जब आप घर पे बैठ के खिड़की से बाहर देख रहे होते हो तो आपको दिखता है कि बारिश ऐसे हो रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है, VR वेलोसिटी से, ठीक है। लेकिन जब आप थोड़ी देर बाद छाता लेके बाहर निकलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप इधर जा रहे हो तो बारिश अब सीधे नहीं गिर रही है, अब बारिश कुछ एंगल पे गिर रही है, ऐसे। ये कैसे हो गया? घर पे बैठे थे तो सीधे सीधे ऊपर से नीचे गिर रही थी, अभी जब चल रहे हो, मान लो VM वेलोसिटी से आप चल रहे हो, मैन की वेलोसिटी को VM लिखा है हमने, तो बारिश ऐसे गिरने लगी। क्या लफड़ा है भाई ये? ऊपर वाले को पता चल गया क्या कि तुम बाहर निकल गए हो, तिरछा बरसाओ पानी? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका बारिश को जो देखने का तरीका था वो बदल गया है। पहले आप बैठे बैठे देख रहे थे इसलिए आपको ऊपर से नीचे दिख रही थी, और आप चलते हुए देख रहे हो इसलिए आपको वो तिरछी आती हुई दिख रही है। आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है?
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो चेंज हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है जहां से आप देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हो, जहां भी बैठ के आप देख रहे हो वही जगह आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप घर के अंदर कुर्सी पे बैठ के देख रहे हो तो कुर्सी आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो स्टेशनरी है, ठीक है। लेकिन जब आप बाहर निकल गए, आप मान लो कि आप एक गाड़ी में बैठे हो या आप बाइक में बैठे हुए हो, वो इतनी स्पीड से चल रही है, तो वो बाइक आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जहां पर आप बैठ के चीज़ों को देख रहे हो वो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो स्टेशनरी भी हो सकता है, मूविंग भी हो सकता है, यानी कि स्थिर भी हो सकता है। जब आप कुर्सी बैठ के देख रहे थे घर पे, स्थिर थे, और आप चल रहे हो तब आप बारिश को देख रहे हो, तो आप चलते हुए देख रहे हो, मूविंग है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा भी हो सकता है, चलता हुआ भी और रुका हुआ भी। ओके, यहां पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हम जब घर पे बैठ के किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या हम स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो घर है वो अर्थ के ऊपर है, पृथ्वी के ऊपर है, और पृथ्वी भी कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। तो हम स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं हैं, हम स्थिर नहीं हैं। क्लियर है? हम पृथ्वी की स्पीड से मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, बट क्योंकि सारी चीजें जो भी हो रही हैं वो पृथ्वी के ऊपर ही हो रही हैं, पृथ्वी की सतह पे हो रही हैं, तो अगर हम ये बोल दें कि पृथ्वी की जो स्पीड है सारी चीजों को दे दो एक बराबर, ठीक है, सारी चीजों को एक बराबर दे दो, तो वो आपस में कैंसिल कर देंगी उस स्पीड को। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, क्लासरूम में आप बैठे हुए हो, क्लासरूम में आपका दोस्त बैठा हुआ है, उस दोस्त के पास भी पृथ्वी वाली स्पीड है और आपके पास भी पृथ्वी वाली स्पीड है, लेकिन क्या आपको वो दोस्त चलता हुआ दिखता है? नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ने अपनी स्पीड की वजह से उस दोस्त को जो स्पीड दी है वही स्पीड तो उसने आपको भी दी है ना। तो अब जब दोनों सेम स्पीड से भागोगे तो बगल बगल ही तो मेजर होगे, आपको लगेगा कि ये भाग ही नहीं रहा है, मैं जैसा हूं वैसा ही ये भी है, वो कंडीशन है। तो हम स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं हैं, हम जहां से देख रहे हैं वो स्टेशनरी नहीं है, लेकिन सारी फिजिकल कैलकुलेशंस के लिए जब तक हम अर्थ की सतह पर होकर सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं तब तक हम अपने आप को स्टेशनरी मान के कर सकते हैं। इसलिए आप इस चक्कर में, इस जंजाल में अभी मत फंसो कि हम कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हैं, हम स्थायी हैं। अनटिल अनलेस आपको बोला गया है कि आप बाइक पे चल रहे हो या वॉक कर रहे हो या दौड़ रहे हो या बस पे बैठे हुए हो तब चीज़ों को देख रहे हो, वो क्वेश्चन आपको कंडीशन दी रही होगी, ठीक है। ये मैंने क्यों समझाया आपको? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि क्या हम स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हैं, ये स्टेटमेंट सही है या गलत। स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आइए अब ज़्यादा नहीं भटकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के फील्ड में, आगे बढ़ते हैं कि हम किस तरह से निकालेंगे कि भैया अब चलते हुए आदमी को ये v क्या दिखेगा, किस डायरेक्शन में दिखेगा और कितने मैग्नीट्यूड से दिखेगा। तो ये v क्या है? देखो, हम हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। ये v क्या है? चलते हुए आदमी को जो बारिश दिख रही है वो है ये v, करेक्ट। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? ये जो है ये बारिश का वेग है आदमी के संबंध में, या आदमी के सापेक्ष बारिश का वेग है। क्यों? क्योंकि आदमी चल रहा है vm से और बारिश vr से गिर रही है नीचे। तो चलते हुए आदमी को बारिश किस तरह से दिखेगी? इस तरह से दिखेगी, इस तरह से दिखेगी कि इस तरह से दिखेगी, वो हम देख लेंगे अभी जब सॉल्व करेंगे। तो मान लो कि इस तरह से दिखेगी, ठीक है, इस तरह से दिखेगी। तो इसको क्या बोलोगे? चलते हुए आदमी को दिख रही है, तो मूविंग मैन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है ये, ठीक है, चलते हुए आदमी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है ये, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है ये। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, आदमी के संबंध में बारिश की सापेक्ष गति क्या होगी? बारिश की एक्चुअल गति माइनस आदमी की एक्चुअल गति, यही तो है, ठीक है। अब मान लो कि VR जो है वो 10 है, क्या नीचे साइड है ये, इसको हम माइनस जे कैप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या आदमी x की डायरेक्शन में आगे की तरफ चल रहा है, इसको भी मान लेते हैं 10, आई कैप लिख सकते हैं। तो VR है अपनी -10 जे कैप माइनस VM क्या है 10 आई कैप।
इसको मैं लिख सकता हूँ -10 आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, अब देखो, अब निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड कि आदमी को कितनी स्पीड से बारिश आती हुई दिख रही होगी। तो VRM का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ओवर ये -10 का स्क्वायर प्लस ये -10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10√2। ठीक है, सारे यूनिट्स मीटर पर सेकंड में है मान लो, तो 10√2 मीटर पर सेकंड। तो इस चलते हुए आदमी को लगेगा कि बारिश की स्पीड 10√2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जब वो आदमी घर पे बैठ के खिड़की से बाहर देख रहा था तो उसको दिख रहा था कि 10 मीटर पर सेकंड स्पीड थी। स्पीड बढ़ गई कि नहीं बारिश की, बढ़ गई। क्यों, क्योंकि आदमी चल रहा था। ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन भैया -आई कैप प्लस जे कैप वाली डायरेक्शन है। तो अगर अब आप इसकी डायरेक्शन निकालना चाहो तो क्या लिखोगे, VRM अपना आया हुआ था -10 आई कैप प्लस जे कैप। डायरेक्शन निकालनी है ना, डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, VRM का कैप निकालोगे, VRM का वेक्टर लिखोगे बटे VRM का मैग्नीट्यूड। यही तो होता है यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। किसी भी सदिश की अगर हमें दिशा निकालनी है तो उसका क्या करना होता है, उसकी दिशा में इकाई सदिश निकालते हैं, राइट। इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, सदिश डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। पूरे सदिश को उसके परिमाण से भाग दे दो, तो परिमाण कट गया, बचा क्या, सिर्फ दिशा, राइट। बचेगी सिर्फ डायरेक्शन। अभी अभी हमने इसका निकाला था मैग्नीट्यूड, तो 10 कट गया, -आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √2। ये हो गया आपका डायरेक्शन। यानी कि चलते हुए आदमी को ऐसा लगेगा कि जो बारिश है वो -आई कैप और -जे कैप, -आई कैप मतलब ये और -जे कैप मतलब ये, दोनों दिशाओं में ही बारिश गिर रही है, तो इन दोनों के बीच में कहीं गिरेगी, ऐसे। ठीक है, ये कैसे बोल दिया मैंने, अरे यार ये -आई कैप है, ये -जे कैप है। ठीक है, टेल पटेल बैठा हुआ है दोनों वेक्टर्स का, तो पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हो भाई, दोनों की पूंछ एक ही पॉइंट पे है ना, तो समांतर चतुर्भुज वाला नियम लगा सकते हैं कि नहीं योग का। तो जो विकर्ण होगा, जो डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का, वही तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये। ठीक है, तो चलते हुए आदमी को लगेगा कि भैया बारिश ऐसे गिर रही है, बस काम खत्म। अब देखो इसी में और डीप कैसे जा सकते हैं थोड़ा सा। ये भी यूनिट वेक्टर है x की डायरेक्शन में, ये भी यूनिट वेक्टर है y की डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट है वो x की डायरेक्शन से या y की डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगा। अगर ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, दोनों की लेंथ कितनी हो गई 1 1, और दोनों 90 डिग्री पे हैं। ठीक है, तो क्या है, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जो पैरेललोग्राम है अपना, वो पैरेललोग्राम ना होके अब क्या बन जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि ये भी हमारा यूनिट वेक्टर था, ये भी हमारा यूनिट वेक्टर था। तो 1 1, तो इसके पैरेलल लाइन खींचा 1, इसके पैरेलल लाइन खींचा 1। तो अब इसका जो डायगोनल होगा वो ये होगा, क्या होता है √2, और ये डायगोनल इससे भी 45 डिग्री पे होता है, इससे भी 45 डिग्री पे होता है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो गई। बट सपोज करो ऐसा केस होता जब यहाँ पे -2i कैप और यहाँ पे -j कैप होता, तो फिर क्या करते, tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगाते, tan अल्फा = b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। वो वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, बट अभी के लिए आई वांट टू मेक श्योर कि आपको समझ में आया अच्छे से। सो दिस इज ऑल अबाउट रेन एंड मैन प्रॉब्लम। ये बारिश और इंसान वाली जो समस्या है ये बस इतनी ही है। अब इसी में क्वेश्चन को आपको घुमा सकता है, कैसे घुमा सकता है, अब देखो आपको इसमें यही घुमा सकता है कि आपको दे दिया कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज -5j कैप, यानी कि आदमी के सापेक्ष बारिश की जो वेग है वो है -5j कैप, और आदमी का जो वेग है वो है 2i कैप, मैन की जो वेलोसिटी है वो है 2i कैप। तो फाइंड, आपको क्या निकालना है, रेन की वेलोसिटी, बारिश का वेग क्या है। कुछ नहीं यार, आपको फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, किसी की भी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी हो, यही चिपकाना है हमेशा। ठीक है, तो ये है -5j कैप इक्वल्स टू VR नहीं पता, VR को VR लिखो, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज 2i कैप। आदमी का क्या है वेग 2i कैप, माइनस यहाँ से VR क्या होगा -5j कैप,
ये उधर जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2i कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। मतलब कि बारिश असलियत में आई कैप में पॉजिटिव डायरेक्शन में 2i कैप है और जे कैप में निगेटिव डायरेक्शन में -5j कैप है। तो अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं तो ऐसे डॉट 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 खींचूंगा इसके पैरेलल और इसके पैरेलल डॉट 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 खींचूंगा इसके हेड से होता हुआ, तो ये जो डायगोनल मिला मेरे को, ये हो गया रिजल्टेंट अपना। इसकी लेंथ निकाल लो, ठीक है। अगर ये 2 है और ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा और ये 2 रहेगा, तो r का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2² प्लस 5² इक्वल्स √2 दूनी 4, 5 × 5 = 25, 29। VR का जो मैग्नीट्यूड है वो है √29 मीटर पर सेकेंड। बोलो ठीक है। और कितना एंगल बना रहा है, एंगल निकालना है, यहाँ से अल्फा निकालना है अपने को, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये बाई ये। मैं आपको इस तरीके से क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मूला क्यों नहीं लगवा रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये तरीका करोगे ना तो इसमें आपकी प्योर मैथ्स यूज हो रही है, 7th 8th क्लास की मैथ, 9th क्लास की मैथ, ठीक है। आपको रेक्टेंगल की एक साइड दी गई है, दूसरी साइड दी गई है और बोल रहा है कि इसका डायगोनल की लेंथ निकालो, ऐसे निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। 9th क्लास में क्या है, आपको राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड दी गई है, दूसरी साइड दी गई है, बोल रहा है ये एंगल निकालो। तो देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, ठीक है, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो बेस और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल्स टू tan अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है अपना 5, बेस है अपना 2। प्लस माइनस नहीं देखना, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं देखना, वो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि भाई इतने एंगल पर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक, एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज जाने पे आपको बारिश की डायरेक्शन मिल रही है। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/2, ठीक है, क्लियर है। अब आपको यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि r इक्वल्स टू √2/a² + b² + 2ab cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा जो है दोनों वेक्टर्स के बीच में वो 90 डिग्री है, तो cos थीटा 0 हो जाएगा, तो फाइनली आएगा यही फॉर्मूला। tan अल्फा भी cos थीटा जब 0 हो जाएगा तो b cos थीटा वाला पोर्शन हट जाएगा और sin 91 होता है, तो बस बच जाएगा वो परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बेसिकली मैं आपको मैथ्स रेक्टेंगल और ट्राइंगल्स में सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। जिस दिन आप ये सीख गए ना कि आप, तो आपको उस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी में एक वेरिएशन ये हो सकता है कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी दी गई है रेन की विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और रेन की वेलोसिटी दी गई है तो मैन की वेलोसिटी पूछ ली गई, या फिर रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन की जगह पे मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन दे दिया गया, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, वी आर एम की जगह पे हम वी एम आर लिखेंगे, राइट, तो फिर वी एम माइनस वी आर कर देंगे, बस इतना ही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम की तरफ। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है रिलेटिव वेलोसिटी वाले टॉपिक से, हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हर 2-3 साल में कहीं ना कहीं रिपीट हो जाता है। क्या है रिवर बोट प्रॉब्लम, देखो जो नदी है वो ऐसी चलती है, कैसी चलती है, ये, इसको हमने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। आर क्या है, आर का मतलब है रिवर, रिवर मतलब नदी, तो नदी की जो वेलोसिटी है वो है वी आर। इसमें 3-4 तरह के टाइप्स बनेंगे, वो भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नाव चला रहे हो तो आप किस तरह से चला सकते हो, पहला नदी की दिशा में नाव लेके जाओ, ठीक है, दूसरा नदी के उल्टे दिशा में नाव लेके जाओ, ठीक है, तीसरा नदी के परपेंडिकुलर दिशा में नाव लेके जाओ, ठीक है, चौथा नदी से कुछ एंगल बनाते हुए नाव लेके जाओ, इस घाट से उस घाट। ये 4 केसेस बनते हैं, चारों केसेस हम अच्छे से देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस पे। ये नदी है, ठीक है, और ये है अपनी नाव, ये है अपनी नाव, ये है अपनी नाव, ये भी अपनी नाव, ठीक है, बोट। तुम यहाँ पर बैठ के पी रहे हो चाय, ठीक है, घाट पे, कहाँ हो,
घाट पे, शोर पे, रिवर शोर पे बैठ के तुम पी रहे हो चाय। तुमने क्या देखा कि जब बोट का इंजन बंद है तब बोट नदी की दिशा में वीआर स्पीड से भाग रही है। भाई नदी उसको बहा के ले जाएगी, मरे हुए आदमी को फेंक दो, नदी उसको बहा ले जाएगी अपनी डायरेक्शन में। ठीक है, कितनी स्पीड से ले जाएगी? उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से नदी खुद जा रही है। तुम कहां से देख रहे हो? घाट से। स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, स्थायी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तुम देख रहे हो, तब तुमको दिख रहा है कि बोट की स्पीड वीआर है। ठीक है, लेकिन अगर तुमको मैं बोलूं कि भैया चल, तुमको मैंने मार के यहां पे फेंक दिया, अब तुम्हारी बॉडी ऐसे तैरेगी, और तुम्हारी बॉडी जिस स्पीड से तैरेगी उसी स्पीड से नाव भी तैर रही है। जब तक नाव का इंजन बंद है तब तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारी बॉडी जिस स्पीड से तैर रही है उसी स्पीड से ये नाव भी तैर रही है। ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस नाव की स्पीड क्या हुई? 0। भाई साइड साइड में चल रहे हो ना, तो वो क्या दिखेगा? तुम्हारे बगल में हमेशा नाव है, नाव ना आगे हुई ना पीछे हुई, मतलब नाव चली ही नहीं तुम्हारे रिस्पेक्ट में, है कि नहीं? तो जब तुम रिवर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गए तो नाव की स्पीड हो गई 0। ठीक है, नाव की स्पीड हो गई 0, यानी कि रिवर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नाव की स्पीड हो गई 0 कब? जब नाव का इंजन बंद है। ठीक है, और जब तुम घाट पे बैठ के देख रहे हो उसको, तो नाव की स्पीड वही है जो रिवर की स्पीड है। बढ़िया, तो आइए अब हम लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। कब? डाउन स्ट्रीम, मतलब बोट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। ठीक है, नदी का बहाव जिस दिशा में है उसी दिशा में जब नाव भी चलेगी तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, नदी की दिशा में नाव हिंदी में। ठीक है, जब नदी की दिशा में नाव मूव करेगी तो क्या होगा? तो लेट अस से कि वी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर कहाँ से देखने पे? घाट पे बैठ के देखने से वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, जब रिवर में घुस जाओगे तो फिर वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या हो जाएगी? फिर तो 0 हो जाएगी, मतलब नहीं है। तो घाट पे बैठ के भी देख रहे हैं। ठीक है, वी बी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, वी आर जो है ये है नदी का वेग, और वी बी आर जो है ये है नाव का वेग। नाव का वेग नदी के वेग के सापेक्ष में, नदी के सापेक्ष में नाव का वेग। तो जब इंजन बंद था तो वी बी आर क्या था? 0। ठीक है, तो वी बी आर को क्या हम लिख सकते हैं? वी बी माइनस वी आर, नाव का वेग माइनस नदी का वेग, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो जब तुम घाट पे बैठ के देख रहे हो तो उस टाइम पे तुम्हें दिखा कि जो बोट है वो भी रिवर की स्पीड से ही भाग रही है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज 0। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोट को कुछ स्पीड दे दूं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वी बी माइनस वी आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम वी बी निकाल सकते हैं। वी बी इक्वल्स टू वी बी आर प्लस वी आर। नाव की जो वेलोसिटी है, एक्चुअल वेलोसिटी क्या है? घाट पे बैठ के जब तुम देख रहे हो तब, तो नाव की जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू नाव की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। मतलब सीधा सा कहने का ये है कि एक एग्जांपल समझाता हूं कि रिवर की वेलोसिटी है मान लो 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और नाव की जो वेलोसिटी है वो है मान लो 3 किलोमीटर पर आवर। नाव की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जब तुम्हारी बॉडी जब यहाँ पर पड़ी है, ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी जब नाव को देख रही है तब वो 3 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। घाट पे बैठ के देख रहे हो तब नहीं, घाट पे बैठ के देखोगे तब क्या होगी? वेलोसिटी वी बी।
प्योर नाव की वेलोसिटी, रिवर में कोई हाथ नहीं इसमें। तो वी बी क्या हो जाएगा, वी बी आर प्लस वी आर, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो इनको आई कैप लिख दिया, इसको भी आई कैप लिख दिया, इक्वल्स टू 3 + 5 इक्वल्स टू 8 km/h आई कैप। इससे क्या समझ में आया आपको, इससे ये समझ में आया कि अगर मैं नाव के इंजन को इतनी तेज से भगाऊं कि वो नाव जो है वो रिवर के रेस्पेक्ट में 3 km/h की स्पीड से भागे और रिवर खुद 5 km/h की स्पीड से भाग रही है, तो मैं एक घाट पर बैठ के अगर देख रहा हूं तो मुझे नाव भागती हुई दिखेगी 8 km/h की स्पीड से, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में यानी कि नदी की दिशा में जब भी नाव चलती है तो नाव की जो स्पीड होती है एक्चुअल, वो हमेशा नदी की स्पीड से ज़्यादा हो जाती है। कुछ भी कर लो तुम, अगर नाव का इंजन बंद नहीं है तो नाव की स्पीड नदी की स्पीड से हमेशा ज़्यादा होगी। एक्चुअल स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, क्या ये एक्चुअल स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, एक्चुअल वेलोसिटी है घाट से देखने पे। आओ अब देखते हैं सेकंड केस, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम, ठीक है। सेकेंड केस क्या है अपना, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, नाव जो है वो नदी के विपरीत दिशा में है। हिंदी में लिखोगे कि नदी के बहाव के विपरीत दिशा में, उल्टे दिशा में। अगर रिवर फ्लो इस साइड है तो आपकी बोट जो है वो इस साइड भाग रही है। इस केस में क्या होगा देखो, फिर से वही कहानी रिपीट करेंगे। अगर नाव का इंजन बंद है, अगर नाव का इंजन बंद है तो नाव हमेशा किधर भागेगी, रिवर की डायरेक्शन में। वो अपस्ट्रीम कभी आ ही नहीं पाएगी, ऊपर की तरफ कभी आ ही नहीं पाएगी, ठीक है। इसलिए अगर आपको अपस्ट्रीम भगाना है नाव को तो हमेशा नाव का इंजन आपको चालू रखना पड़ेगा, नाव का इंजन बंद करने की कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप घाट से बैठ के देख रहे हो, जब आप घाट से बैठ के देख रहे हो तो आपको वी आर दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर, और वी बी आर किधर है, इधर है। वीबीआर क्या है, आप घाट से बैठ के देखोगे तो आपको वीबीआर कभी नहीं दिखेगा, घाट से बैठ के देखोगे तो आपको वीबीआर कभी नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि वीबीआर क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, नाव का वेग नदी के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तो जब आप नदी में बैठ जाओगे या मैं आपको मार के नदी में फेंक दूं तो आपको क्या दिखेगा, तब वो वीबीआर दिखेगा। घाट पे बैठ के वीबीआर कभी नहीं दिखेगा, बढ़िया है। घाट पे बैठ के क्या दिखेगा, वीबी दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट। तो अगर मैं ये बोलूं कि वीबीआर जो है वो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, तो ये इक्वल्स टू वीबी माइनस वी आर। ये तो हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है भाई, इसमें कभी चेंज नहीं आने वाला। मैंने पहली क्लास में बोला था कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होता है सब्ट्रैक्शन, वो तो रहेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है, अगर घाट पे बैठ के कोई बंदा देख रहा है तो उसको क्या दिखेगा, वी बी आर प्लस वी आर, बढ़िया है। अब देखो, अगर एक एग्जांपल लें कि वी बी आर इक्वल्स टू 2 आई कैप है इधर, तो अगर इधर पॉजिटिव एक्स है तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स, इसको माइनस आई कैप लिख सकते हैं, और वी आर जो है ये है 5 आई कैप। तब मैं पूछूं कि घाट पे बैठ के मैं देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, क्या दिखेगा भाई, वी बी इक्वल्स टू वी बी आर क्या है, -2 आई कैप, प्लस वी आर क्या है 5 आई कैप, यानी कि 3 आई कैप। जब मैं घाट पे बैठ के देखूंगा ना तो मुझे दिखेगा कि जो बोट है वो तो नदी की डायरेक्शन में भाग रही है, वो भी 3 km/h की स्पीड से। यानी कि आपने इंजन इस तरफ नाव भगाने के लिए चालू किया और इंजन बोल रहा है कि मैं नदी के रेस्पेक्ट में इतनी स्पीड दे सकता हूँ, -2 आई कैप, ठीक है। तो जब मैं घाट पे बैठ के देखूंगा तो मुझे दिखेगा कि भैया तुम इधर नहीं जा रहे हो, तुम उधर ही जा रहे हो। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि नदी जो है वो 5 km/h की स्पीड से जा रही है, तो लेकिन तुम 3 km/h की स्पीड से जा रहे हो, सिर्फ इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, जब मैंने तुम्हें मार के फेंका था तो तुम 5 km/h की स्पीड से जा रहे थे इधर, ठीक है। और ये जो बोट है ये जब चालू हुई तो बोट का इंजन जो है उसने बोला कि मैं 2 km/h की स्पीड इधर दे सकता हूँ इसको नदी के रेस्पेक्ट में, तो इधर ये 2 km/h की स्पीड से भागा। लेकिन नदी इसको 5 km/h की स्पीड से इधर लेके जा रही है, तो 5 - 2 क्या हो गया 3, तो ये 3 km/h की स्पीड से इधर भागेगा, ठीक है। तो इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट
एकदम प्योर लॉजिक है, प्योर लॉजिक है। नदी इधर जा रही है, बोट इधर जा रही है, नदी की स्पीड अगर ज़्यादा है, बोट की स्पीड कम है, तो नदी उसको अपनी तरफ भगा के ले जाएगी, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, बोट भी इधर जा रही है, नदी भी इधर जा रही है, तो नदी की स्पीड बोट की स्पीड में जुड़ जाएगी, वो और तेजी से भागने लगेगी उधर। बस इतना ही है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। चलो पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक आदमी है जो तैरता है, क्या करता है, तैरता है, स्विम करता है, कितने वेलोसिटी पे, 13 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी पे तैरता है। स्पीड ऑफ मैन इज 13 किलोमीटर पर आवर। कौन सी स्पीड भाई, एक आदमी है जो तैरता है, स्विमिंग करता है, ठीक है, तो आदमी के स्विमिंग की जो स्पीड है वो है 13 किलोमीटर पर आवर। वीएम लिखा है यहाँ पे, स्पीड ऑफ मैन, ठीक है। जब भी आप इस तरह से बात करोगे कि स्पीड ऑफ मैन इज 13 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब यह है कि आप घाट पे बैठ के देख रहे हो उस आदमी को, या फिर इसी को दूसरे भाषा में लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में आदमी की जो स्पीड है वो है इतनी। ठहरे हुए पानी मतलब क्या, रिवर की स्पीड 0 है, वीआर 0 है, तो कोई प्लस माइनस होगा ही नहीं। तुम जो घाट पे बैठ के देख रहे हो भाई, तुम रिवर पे के अंदर अगर तालाब में बैठ के देखोगे तो भी तुमको वही स्पीड दिखेगी, क्योंकि रिवर तुमको बहा के ले नहीं जा रही है, ठीक है। तो स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो इसकी है 13 किलोमीटर पर आवर। इफ यही आदमी एक ऐसी नदी में तैरने लगे जिसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, किस दिशा में, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, स्ट्रीम जिस दिशा में जा रही है, नदी जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में ये भी चलने लगे, ठीक है। तो नदी के बहाव की दिशा में अगर आदमी चल रहा है और उस आदमी की ठहरे हुए पानी में जो गति है वो है 13 किलोमीटर पर आवर, और नदी का जो बहाव है, नदी के बहाव की गति है 4 किलोमीटर पर आवर, तो फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। 1 घंटे में वो आदमी कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। बहुत ही सिंपल सा है भाई। देखो ठहरे हुए पानी में 13 किलोमीटर पर आवर था और नदी का बहाव क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर, तो भाई वो खुद से तो 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा ही रहा था, और तुमने उसको 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और दे दी कि नहीं, नदी ने दी, तुमने नहीं दी। कितना हो गया, 17 किलोमीटर पर आवर। तो अब जो आदमी की स्पीड होगी नदी में वो हो जाएगी 13 + 4 17। जब भी तुम स्टिल वाटर की बात करते हो ना, पानी रुका हुआ है, तब तुमने उसको देखा चलते, तब तुमने उसकी स्पीड नापी, तो मतलब ये होता है कि तुमने रिलेटिव स्पीड नापी है। तुमने क्या नापी है, रिलेटिव स्पीड नापी है। क्यों, याद करो जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टार्टिंग में, तभी मैंने पहली लाइन कही थी कि जब भी आपको किसी के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नापनी है, तो जिसके रेस्पेक्ट में देखना होता है उसको स्टेशनरी कर दो और सारी उसकी वेलोसिटी जो है अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे वाले को दे दो। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने बोला कि स्टिल वाटर यानी ठहरे हुए पानी में स्पीड इतनी है, मतलब उन्होंने पानी को रोक दिया और फिर बोला कि आदमी की स्पीड इतनी है। मतलब क्या कर रहा है, वो पानी को रोक दिया और पानी की स्पीड उसने आदमी को दे दी, तब वो बोल रहा है कि भैया आदमी की स्पीड इतनी है। तो वो बोल रहा था कि रिलेटिव स्पीड आदमी की इतनी है, ठीक है। तो पूछा आपसे आदमी की स्पीड एक्चुअल क्या होगी जब वो नदी में चलेगा, ठीक है। तो VM R = VM - VR, ठीक है। यहां से आपको VM निकालना था, तो VM = VMR + VR। अब देखो VMR जिस डायरेक्शन में है, क्या उसी डायरेक्शन में रिवर की भी स्पीड है, बोला तो है सवाल में कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है, नदी की दिशा में बह रहा है, नदी की दिशा में तैर रहा है, वो बोला है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में ना, तो ऐड हो गए, इसीलिए 13 + 4 17। अब 17 किलोमीटर पर आवर वो चल रहा है इस स्पीड से, तो 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, 17 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना है, 1 आवर, तो हो जाएगा 17 किलोमीटर, इतना वो 1 घंटे में चलेगा, ठीक है। बात समझने की सिर्फ इतनी ही है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है वो रिलेटिव वेलोसिटी दिया गया है या फिर एक्चुअल वेलोसिटी दिया गया है। जिस दिन आप ये समझ गए उस दिन ये टॉपिक खत्म। तो इसी चीज को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक बोट है, क्या है, नाव, ये नदी की दिशा में जब चल रही है तब इसकी वेलोसिटी है 13 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है। और जब नदी के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, जब नदी के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी है 6 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड वी आर, नदी की वेलोसिटी, नदी का वेग बताइए। जब ये बोट रिवर नदी की दिशा में चल रही है, डाउन स्ट्रीम चल रही है, तब इस बोट का जो स्पीड है वो है 13 किलोमीटर पर आवर। और जब ये बोट नदी के रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि अपस्ट्रीम चल रही है, उल्टी दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, तब इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड वी आर। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो, बोट जो है, बोट का जो इंजन है वो वही इंजन है और आदमी भी चलाने वाला वही है, तो उसकी जो आदत है वो उतनी ही स्पीड पे चलाएगा। जब वो नीचे की तरफ जाएगा तब भी और जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तब भी इंजन को उतनी ही पावर दे रहा है। मतलब कि इंजन यहाँ पे कांस्टेंट पावर से चल रहा है, ठीक है। कोई एक्सीलरेशन नहीं है, स्पीड कम या ज़्यादा उसने नहीं की है इंजन की। मतलब बोट की जो स्पीड है, चाहे वो ऊपर जा रही हो, नदी की दिशा में जा रही हो, चाहे नदी की विपरीत दिशा में जा रही हो, बोट की जो स्पीड है इंजन की वजह से वो कांस्टेंट है। अब जो बोट की जो स्पीड है इंजन की वजह से वो कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है इस क्वेश्चन से? अगर नदी खड़ी होती, रिवर चल नहीं रही होती, तो चाहे वो इधर जाता चाहे वो इधर जाता, दोनों केस में उसकी स्पीड सेम रहती कि नहीं? तुम भैया बाइक को अपने 50 किलोमीटर पर आवर से भगाओगे तो चाहे तुम घर से स्कूल जाओ चाहे स्कूल से घर आओ, हमेशा आपकी स्पीड क्या रहेगी? 50 किलोमीटर पर आवर। वही बात यहाँ पे कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अलग अलग स्पीड्स हैं। मतलब कि इस डायरेक्शन में जब ये बोट गया है तो इस डायरेक्शन में इसने, रिवर ने इस बोट को सपोर्ट किया है, बोट की स्पीड को बढ़ा दी है और 30 किलोमीटर पर आवर कर दी है। रिवर ने बोट की स्पीड को बढ़ा दी है। यानी कि तुम जब घाट पे बैठ के देख रहे हो, तुम जब घाट पे बैठ के देख रहे हो तो तुम्हें ये दिख रहा है कि भाई बोट इतनी स्पीड से जा रही थी इधर और उल्टे डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। तो तुम जो घाट पे बैठ के देखते हो वो एक्चुअल स्पीड होती है या रिलेटिव स्पीड होती है, मुझे बताओ। एक्चुअल स्पीड होती है, राइट? बस, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल्स टू वी बी माइनस वी आर, छाप दिया। तो इसमें पहला केस क्या है? डाउन स्ट्रीम, नदी की दिशा में, हिंदी में लिखना हो तो लिखो नदी की दिशा में। डाउन स्ट्रीम के केस में क्या है कि बोट जो है वो 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है और वी आर जो है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो क्या दोनों सेम डायरेक्शन में? आई कैप, ठीक है। तो वी बी आर को मैं वी बी आर आई कैप लिख सकता हूँ, ठीक है। बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, इक्वल्स टू वी बी क्या है भाई? एक्चुअल, वो है 13 आई कैप माइनस वी आर आई कैप, ठीक है। अब अगर मैं अपस्ट्रीम के केस में लिखूं तो वी बी आर क्या हो जाएगी? वी बी आर क्या होती है? वी बी आर को हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मतलब कि पानी को जब हमने खड़ा कर दिया तो उस टाइम जो बोट की स्पीड है वो है वी बी आर। ये तो होता है ना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर को खड़ा कर दो, उसकी वेलोसिटी सारी की सारी बोट को दे दो, तब बोट की जो स्पीड है वो हो गई वी बी आर। तो अब देखो इस केस में वी बी आर क्या है? उल्टे डायरेक्शन में आ रही है, राइट? तो माइनस आई कैप हो जाएगा ये, इक्वल्स टू माइनस 6 आई कैप माइनस वी आर आई कैप। अपने उल्टे डायरेक्शन में माइनस 6 जो है वो तो उल्टे डायरेक्शन में है, माइनस आई कैप लगाया यहाँ पे, लेकिन इसमें क्यों माइनस आई कैप लगाया ये समझ में नहीं आया भाई। देखो, बोट जो है जब तुम घाट पे बैठ के देख रहे हो तो तुमको इधर आती हुई दिख रही है, ठीक है। इधर आती हुई तब दिख रही है जब उसको रिवर अपने दिशा में बहा के ले जाने की कोशिश कर रही है, तब भी आपको वो बोट इधर आती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये है कि जब तुम रिवर में बैठ के तैरोगे उधर, तब तो तुमको बोट और स्पीड से इधर भागती हुई दिखेगी, राइट? मतलब कि रिवर के रेस्पेक्ट में भी बोट इधर ही भाग रही है, इसलिए माइनस आई कैप, ठीक है। अब दोनों को कर दो आप सब्ट्रैक्ट, तो ये ऐड हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये 2v_r आई कैप इक्वल्स टू 13 + 6 19 आई कैप। यहाँ से आ गया आपका v_r इक्वल्स टू 19/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल रिवर, स्टिल वाटर।
खड़े हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में नाव का वेग है ये। अब इसी सवाल से हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि अगर आपको डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी दी गई है और अप स्ट्रीम वेलोसिटी दी गई है, यानी कि नदी की दिशा में बोट की नाव की स्पीड दी गई है और नदी की विपरीत दिशा में भी नाव की स्पीड दी गई है, तो नाव की एक्चुअल स्पीड क्या होगी स्टिल वाटर में, नाव की स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर ठहरे हुए पानी में नाव की स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। नदी की दिशा में जो स्पीड है वो और नदी के विपरीत दिशा में जो स्पीड है वो, दोनों को जोड़ दो, जो आ जाए आंसर, और उसको 2 से डिवाइड कर दो उसका, तो जो आंसर आएगा वो होगा आपका नाव की स्पीड ठहरे हुए पानी में, बोट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, अब यही एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बन सकता है आपका, नदी की स्पीड बताओ। अगर नदी की दिशा में 25 किलोमीटर पर घंटे से जा रही है नाव और नदी के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर पर घंटे से की स्पीड से जा रही है नाव, तो नदी की स्पीड बताओ। बहुत बढ़िया। तो देखो अभी तक हम वेक्टर खेल रहे थे, बहुत खेला हमने। अभी क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा वेक्टर वाले फॉर्म से हटा देते हैं। क्या हो जाएगा, जब नदी की स्पीड इधर है VR और नाव की स्पीड जो है वो है VBR, ठीक है, नदी के रेस्पेक्ट में, तो नाव की स्पीड क्या होगी, नाव की एक्चुअल स्पीड क्या होगी, नाव की एक्चुअल स्पीड क्या होगी, जो नदी में बैठने के बाद मुझे दिख रही है स्पीड, वो यानी कि VBR प्लस नदी की खुद की स्पीड, ये हो जाएगी नाव की स्पीड। ठीक है, और जब VR है इधर, नदी की स्पीड उधर है, और VBR है इधर, ठीक है, तो अगर मैं घाट से बैठ के देखूं तो मुझे इस नाव की स्पीड क्या दिखेगी। देखो जब मैं नदी में बैठ के देख रहा हूं तो मुझे बोट की जो स्पीड है वो VBR दिख रही है। ठीक है, मैं इधर जा रहा हूँ VR से और मुझे दिख रहा है कि बोट इधर जा रही है VBR से, यानी कि बोट की एक्चुअल स्पीड क्या रही होगी, बोट की जो एक्चुअल स्पीड रही होगी वो क्या होगी, VBR माइनस VR। क्यों, ये कैसे आया, नेगेटिव कैसे हुआ, वेक्टर से देखते हैं। VBR जो है इधर है, ठीक है, इक्वल्स टू VB माइनस VR, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो। ठीक है, तो VB इक्वल्स टू VBR प्लस VR वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब देखो क्या VBR और VR अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो क्या करोगे, यही ना करोगे, सब्ट्रैक्ट ही करोगे ना। अब VBR में नेगेटिव लगाओगे या VR में नेगेटिव लगाओगे, वो मैंने VR में इसलिए लगाया क्योंकि मैं मान रहा हूं कि VBR पॉजिटिव है, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि VBR जो है वो VR से ज़्यादा है। अगर VBR VR से कम होगा तो आप इसमें नेगेटिव लगा के सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेना। क्लियर है, चलो बढ़िया। तो बेसिकली अब हमारे पास 2 फॉर्मूले आ गए, ये हो गया डाउन अपस्ट्रीम वाला, जब अपस्ट्रीम होगा तो हम स्टिल वाटर में स्पीड देखेंगे नाव की कितनी है, ठहरे पानी में स्पीड देखेंगे नाव की कितनी है, और नदी की स्पीड देखेंगे कितनी है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें नाव की एक्चुअल स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, और जब सेम डायरेक्शन में है तो ठहरे हुए पानी में जो नाव की स्पीड है उसमें नदी की स्पीड जोड़ देंगे तो हमें नाव की एक्चुअल स्पीड मिल जाएगी। अब देखो ये अपने पास फॉर्मूला है, डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होगा, यानी कि नदी की दिशा में क्या होगा, VR भी इधर ही, VB भी इधर ही और VBR भी इधर ही, तीनों उधर हैं, तो तीनों में पॉजिटिव आई कैप रहेगा। ठीक है, तो VB क्या हो जाएगा, VBR यानी कि 25 आई कैप प्लस VR आई कैप, ये हो गया VB आई कैप। ठीक है, अब डाउन, अब अपस्ट्रीम देखो, अब अपस्ट्रीम देखो, VR इधर तो VR में पॉजिटिव आई कैप। ठीक है, VBR इधर, VBR इधर है तो VBR में नेगेटिव आई कैप रहेगा, और VB भी इधर ही है तो VB में भी नेगेटिव आई कैप रहेगा, तो माइनस VB आई कैप इक्वल्स टू VBR भी नेगेटिव है तो माइनस 10 आई कैप प्लस VR आई कैप। अपने को क्या चाहिए, रिवर की स्पीड क्या है, रिवर की स्पीड क्या है। ठीक है, ऐड कर दो दोनों को, ये कट गया, 0 इक्वल्स टू 25 माइनस 10
15 आई कैप प्लस 2 VR आई कैप, तो VR इक्वल्स टू 15/2। तो रिवर की जो स्पीड है वो आ गई 15/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि VB क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट, एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगा, डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड प्लस अपस्ट्रीम वाली स्पीड दोनों को जोड़ दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो बोट की स्पीड आ जाती है। रिवर की स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को माइनस करके 2 से भाग दे दो तो रिवर की स्पीड आ जाएगी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, दोनों डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये यूज़ कर सकते हो, नहीं तो इक्वेशन लिख के और सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई प्रीफर इक्वेशन सॉल्विंग, क्योंकि उसमें क्या है, आपके बेसिक्स और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, आपको इक्वेशन बनाना आ जाता है और स्ट्रॉन्ग हो रहा है वो, ठीक है। वेक्टर्स का समेशन, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इक्वेशन सॉल्विंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते।